अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की नई श्रृंखला माइंड मैटर्स में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। हम बातें ये जान पा रहे हैं कि शायद हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम इतनी सारी स्ट्रेस में जी रहे थे, लेकिन अब रियलाइजेशन है और ये भी समझ में आ रहा है कि इस तरह से अगर जीते रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर जिंदगी नहीं जी पाएंगे। कुछ तो करने की जरूरत है। क्या हमें अपने जीवन में लाने हैं ताकि हम अपने मन और तन दोनों के साथ एक सामंजस्य बिठा पाएं। इसके लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जानने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर शर्मा, बिल्कुल डेफिनेटली वी हैव अंडरस्टूड कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई थी पिछली कड़ी में कि जिन्हें हम कभी सिम्टम्स मान ही नहीं पा रहे थे, दे वर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे कैन बी एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अब अगर रियलाइजेशन है कि हम स्ट्रेस में हो सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट? और अगर नहीं किया तो क्या हो सकता है? बॉडी की और माइंड की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं अपने आप को नॉर्मलसी में लाने की, जिसको कि प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक जब नॉर्मलसी है तो वो चीज़ बहुत आसानी से आपको बहुत दूर लेके जाएगी। गाड़ी में भी कहते हैं कि अगर आप टायर्स में पूरी हवा रखें, 50 से 60 किलोमीटर पे चलाएं, उसकी रेगुलर सर्विसिंग करते रहें, तो बहुत लंबे अरसे तक आप उस गाड़ी को चला पाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे हो रही है, एक्सेल थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, टायर्स में हवा है या नहीं, पेट्रोल कहाँ से भी ले लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो थोड़े दिन में ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो मन में और शरीर में भी यही प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी पावर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसे धीरे धीरे बिना सोचे, जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन बिना सोचे ही बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देकर उसको पुश करते रहते हैं। वी कीप ऑन पुशिंग द लिमिट्स। द अर्लीस्ट साइंस इट स्टार्ट शोइंग, और वो कई बार बच्चों में ही देखने में शुरू हो जाता है। कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको क्या तनाव के बारे में पता। बच्चे एक्चुअली बहुत जल्दी तनाव के बारे में सीख जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड ग्रोइंग माइंड है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करता है, अच्छी भी, नॉट सो अच्छी भी। तो इसी वजह से अगर दूसरों में वो देखते हैं, या घर वाले जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं शुरू में, या फिर स्कूल वाले वो उन पे प्रेशर डालते हैं, तो वो तनाव में आना सीख जाते हैं। और अगर वो प्रोसेस जीवन में इतनी जल्दी शुरू हुआ तो वो हर क्षण चल रहे हैं उसी के साथ। सो कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों में आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर जब वो एडोलेसेंट्स तक पहुंचते हैं तो उस समय में कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम सीख जाते हैं। मतलब बड़ों को बिहेव करता हुआ देखते हैं तब सीखते हैं, या दे स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन स्ट्रेसेस? पहले तो बिहेवियर करते हुए देखते हैं, फिर जो उन पे प्रेशर्स दूसरे डालते हैं उसको अचीव करने के लिए करते हैं। मुझे लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर जहां क्रिएट हुआ नेचुरल है कि स्ट्रेस क्रिएट होगा? इज इट ट्रू? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्सो चिल्ड्रन इज कि वो बिहेवियर तो देखते हैं, लेकिन वो आपकी वाइब्रेशंस को भी तो कंज्यूम करते हैं। इफ योर इमोशन, अगर आप टेंस्ड हैं या आप गुस्सा है या उदास हैं, और जब मैं आपके संपर्क में आऊं, एंड इफ आई जस्ट मीट यू, वन इज आई सी योर बिहेवियर, but the other is I also feel your vibration. I can catch it. जब हम मंदिर में जाते हैं, we feeling the vibration of the place created by some other people. हम तो अभी जस्ट घुसे हैं, लेकिन उस स्थान के वाइब्रेशन कैसे बने? उन लोगों से जो वहां गए और उन्होंने तपस्या की। तो हर एक के पास ये पावर है, या ये है कि हम दूसरों की वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। अब बच्चे सबसे ज्यादा कैच करते हैं, तो बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स की वाइब्रेशन का असर इज राइट फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर। तो अभी उसकी सिचुएशनल है ही नहीं कोई स्ट्रेस, कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो स्ट्रेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। अभी तो कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस कैच कर रहा है ऑफ द अडल्ट कम्युनिटी जो उनके आसपास है। वो बिहेवियरल भी शायद थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, वॉच करेगा कैसे बात करते हैं, गुस्सा ऐसे होते हैं, उदास ऐसे होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन जो हम कैच कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है
तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा कैसा, कौन सी डाइट पर बड़ा हो रहा है, व्हाट्स द इमोशनल डाइट विच आई एम कंज्यूमिंग राइट फ्रॉम द वोम्ब एंड व्हाइल आई एम ग्रोइंग अप. एंड क्योंकि उस समय हमारी कैचिंग पावर हाई है तो हम बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं, हम फील करेंगे. इसीलिए जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे बनने शुरू हो जाते हैं. तो इसीलिए पहले के पेरेंट्स 20-30 इयर्स बैक इतने स्ट्रेस्ड नहीं थे. तो बच्चों को कब स्ट्रेस हुआ, धीरे धीरे जब एग्जाम आया, वो भी बड़ी क्लास में जाके, तब हम कहते थे बोर्ड का एग्जाम है ना इसलिए इसको टेंशन है. तो वो बोर्ड के एग्जामों के दिनों में टेंशन हुआ करती थी और तब कहते भी थे चलो इट्स ओके ना, बोर्ड का एग्जाम है, खत्म हो जाएगा इस साल में टेंशन. सो इट वॉज लेकिन एज एक्सेप्टेबल. लेकिन अब कब है, राइट फ्रॉम जब बच्चा है, छोटा है, बिकॉज पेरेंट को है. तो अब वो सिचुएशनल स्ट्रेस भी नहीं है कि सिचुएशन है तब स्ट्रेस है. अब वो पेरेंट्स की पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है. जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा कि हम ज्यादातर वो रहते हैं, मतलब हमारा व्यक्तित्व, जैसे पहले किसी का होता है कि व्यक्तित्व गुस्से वाला है तो हम कहेंगे इसकी पर्सनालिटी है, सिचुएशनल नहीं है. वो कर करके उसकी पर्सनालिटी वैसे बन गई. आज स्ट्रेस भी हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया. तो इट्स लाइक हमारा एनर्जी फील्ड, हमारा ऑरा कहे, इज लाइक अ परफ्यूम वी वेयर. तो जो परफ्यूम हमने यूज कर ली तो बच्चों को तो सबसे पहले उसकी वो खुशबू मिलने वाली है. सो दे कैच इट इवन विदाउट अ सिचुएशन. एंड क्योंकि वो बहुत छोटी एज में कैच करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब बचपन से ही उनकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी बनती गई. अब फिर उनके लिए जब फर्स्ट डे स्कूल का इंटरव्यू देना है या फर्स्ट टाइम कोई, तो वो तो उनके लिए वो छोटी छोटी सिचुएशंस भी अब वो बोर्ड के एग्जाम जैसी हो गई. जो स्ट्रेस उस दिन होना चाहिए था वो उनको अब इस वाले में होने लग गया क्योंकि उनकी भी तो व्यक्तित्व धीरे धीरे वैसी वाली हो गई थी. तो फिर अब सिचुएशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फॉर मी टू गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज स्टेइंग इन एन इमोशनली लो स्टेट ऑफ माइंड हैज बिकम माई वे ऑफ लिविंग. पेरेंट्स इतनी एंजाइटी आज सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितने बजे पिलाना है, कितने बजे खिलाना है, तो उसकी नर्चरिंग तो कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन फिजिकल नर्चरिंग के साथ एंजाइटी की भी नर्चरिंग हो रही है. बच्चे की भी फिर टेम्परामेंटल एंजाइटी लेवल तो ऑटोमेटिकली मतलब हम ये सारी चीजें उन्हें घुट्टी में दे रहे हैं जो पहले कहा जाता था. आपने घुट्टी शब्द यूज किया और सिस्टर शिवानी ने वाइब्रेशंस की जो बात की. फिजियोलॉजिकली, मेडिकली वी नो कि जब भी स्ट्रेस होता है तो इंटरनली भी कुछ तो चीज़ें जो हम महसूस कर सकते हैं, सिम्टम्स जो बात हुई, लेकिन इंटरनली पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री बिगड़ जाती है. देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि हम टेंशन में हैं तो वो प्रोड्यूस होते हैं इंसिडेंटली. वो कुछ देर के लिए शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम उस स्थिति से बाहर निकल के आ सकें. लेकिन अगर वो परमानेंट हो जाते हैं तो वो चाहे बॉडी में हो चाहे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि स्ट्रेस की वजह से निकलते हैं वो डैमेज देते हैं. जब बच्चा वूम में है तो वही हार्मोन्स अगर माँ को स्ट्रेस चल रहा है या माँ के आसपास स्ट्रेस चल रहा है, फैमिली में स्ट्रेस चल रहा है या झगड़ा चल रहा है या माँ कुछ ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर रही है. कई बार जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ देर के लिए वो सोचते हैं कि अच्छा अल्कोहल का सहारा ले लो, टोबैको का सहारा ले लो, स्मोकिंग का सहारा ले लो, कुछ तरह के खास मेडिसिन का सहारा ले लो. वो भी तो बॉडी में जा रही है ना. तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ से एक्सपोजर किया. फिर जब वो पैदा होता है तो ऑरा की जो बात है, वी नाउ नो कि ऑरा जो है वो हमारी बॉडी का ही एक एक्सटेंशन है. साइंटिफिकली ऑल्सो. Yes, it can be photographed also nowadays. और उसमें करीबन 3 फुट हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. हमारा शरीर जो दिखता है वहीं पे ख़त्म नहीं होता, उसके आसपास भी है. एंड डिपेंडिंग ऑन आवर मूड इट कीप्स चेंजिंग. कुछ मूड मीटर्स भी आते हैं जिसमें कि हमारा जो स्किन रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से आप अगर बिंदी उसकी लगाते हैं तो आपके मूड के हिसाब से वो बदल जाएंगे, ब्लू से वो रेड की तरफ हो जाएगा. तो उसी तरह से हमारा ऑरा जो है वो भी चेंज होता है क्योंकि हमारा ऑरा जो है वो हमारी बॉडी और माइंड की जो स्थिति है उसको दिखा रहा है. तो वो जो ऑरा में जो भी व्यक्ति आएगा उस ऑरा को तो महसूस करेगा.
उसकी वाइब्रेशंस को वो पिकअप करेगा। सो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी हम उनको घुट्टी में एक तरह से, जैसा आपने कहा, वो दे रहे हैं। प्लस जो स्ट्रेस है वो भी स्कूल से भी नहीं शुरू होता, वो स्कूल में जाना कहाँ है उससे शुरू होता कि फर्स्ट ईयर में अब उस बच्चे को ABCD भी पढ़ानी है, 1 to 10 भी पढ़ाना है, 2-4 छोटी मोटी स्टोरीज भी सुनाने की होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छी तरह से लाइक अ पैरेट उसको बता सके। और वो बच्चा अगर परफॉर्म नहीं करता तो वापस आके बात होती है, देखो साथ वाले की उसने तो इतना अच्छा किया, तुम नहीं कर पा रहे हो। उसको पता ही नहीं है कि करना क्या, उसको इस चीज की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। Then he starts feeling, he or she starts feeling guilty, कह रहे मैंने पेरेंट्स की बात को नहीं पूरा किया, now because of me they are under so much stress। वहां से वो उसकी फिर प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। बच्चे कैसे कोप करते हैं इस स्ट्रेस को? बच्चों में जिस तरह से स्ट्रेस आता है वो एडल्ट से डिफरेंट है। हाँ। बच्चों को वो वोकैबुलरी ही नहीं है कि वो अपने स्ट्रेस को अच्छी तरह से बोल पाए। उनको अगर दिल की धड़कन बढ़ भी रही है, और अगर आप किसी बच्चे को, लोग चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर बच्चे को बहुत तेज डांटे और उस समय उसकी हार्ट बीट देखें तो बहुत तेज हो रही होती है, उस समय बच्चा सहम जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे, मम्मी ने कहा ये स्टोरी तुम्हें पढ़नी है, कल जाके वहां पे बस सुनाना है, उसको नहीं समझ आता क्यों करने की जरूरत है, लेकिन मम्मी इस वजह से टेंस है, उसे ये जरूर समझ में आता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस, मे नॉट बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लेकिन पेरेंट्स का उसे समझ में आता है। फिर अब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो जो गिल्ट होती है वो भी स्ट्रेस के रूप में आती है कि मेरी वजह से उनको दिक्कतें हो रही हैं। एंड देन चिल्ड्रन में स्टार्ट having nightmares, they may start having difficulty in sleeping, उनकी भूख शायद थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, या अगर उनके बिहेवियर की बात आती है और ये आता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी वजह से हमें ये परेशानी हुई, वो हो सकता है थोड़ा सा विड्रॉ हो जाए, थोड़ा सा सहम जाए। जितना अच्छा वो दूसरों के साथ मिलता जुलता है या जो रोज की एक्टिविटीज हैं वो उतनी अच्छी ना करे। अच्छी एक बात बच्चों में होती है कि आमतौर पे उनकी मेमोरीज बड़े लोगों से शॉर्टर होती हैं, तो वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी एक तरह से खेल है, तो वो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है या बार बार उनको लगता है कि उनकी वजह से हो रहा है, तो उस उम्र के बच्चों में 5 साल से छोटे, बट 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, जहाँ पे कि वो स्कूल में जाते हैं, पेयर से मिलते हैं, वहाँ पे अगर प्रेशर्स होते हैं, और आजकल जो सिस्टम चेंज हुए हैं तो उसमें ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको पास ही होना है, लेकिन अच्छे नंबर लेके आना है, 5 तरह की एक्टिविटीज करना है। नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर एक्टिविटी में यू हैव टू बी गुड। कई बार पेरेंट्स अब ये भी सोचने लगे हैं कि चलो एक में नहीं तो दूसरे में अच्छा हो जाए, दूसरे में तो तीसरे में अच्छा हो जाए, तो उसके लिए कई पेरेंट्स गाड़ियां भी हायर कर लेते हैं, या एटलीस्ट मदर है जो कि गाड़ी इसीलिए सीखती है कि उसको अब स्विमिंग क्लास के बाद सॉन्ग के लिए जाना है, उसके बाद पेंटिंग के लिए जाना है, फिर शाम को ट्यूशन करनी है। ये बच्चा भी समझता है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, या अगर नहीं हो रही है तो उसकी वजह से बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी, या मेरी वजह से अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जो पूरा माहौल है हर समय, चाहे उसे सो कॉल्ड फन एक्टिविटीज है, लेकिन अगर प्रेशर के साथ है, अगर गोल ओरिएंटेड है, तो फिर वो फन एक्टिविटी नहीं है। वो चीज बच्चे भी जरूर महसूस करते हैं। और ये जो कई बार क्या होता है कि वो जिसे हम कई प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, जैसे ADHD की बात होती है, और ये बहुत नाम जो है आज के वक्त में पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गया है। इज इट ऑल्सो अनदर रिजल्ट ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस? बचपन में हम अब ये देखते हैं कि बिफोर एडोलेसेंस, यानी 11 से 12 की उम्र से पहले के जो बच्चे हैं, उनमें से करीबन 8 से 10% को किसी ना किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इट डजंट मीन कि उनको दवाइयों की जरूरत है, इट डजंट मीन कि वो टोटली डिसफंक्शनल है, लेकिन एक जो उनका पोटेंशियल है, दूसरा जो उनको जिंदगी जीने में मजा आना चाहिए, तीसरा जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बचपन में होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप बना पाना, या एडल्ट्स
के साथ उनका एक संबंध होना, या फिर धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रो करके उस प्रोसेस से एक एडल्टहुड की तरफ जाना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। ADHD एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसी के साथ में कुछ और हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं। एक है जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें कि समझने की शक्ति तो है लेकिन कुछ चीज़ों को जिस तरह से हम चाहते हैं वो करने की शक्ति नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स, हो सकता है वो इंग्लिश अच्छी पढ़ ले, हिंदी अच्छी पढ़ ले, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाते, या हो सकता है एक लैंग्वेज वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए। इट इज़ लाइक सेइंग कि जी मुझे कोई फ्रेंच अगर बुक दे दें और कहीं की पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, लेकिन एक फ्रेंच बच्चा है जो बड़ी आसानी से कर पाएगा। तो उन बच्चों में कुछ तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, द वे दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन। उन चीजों को ना कर पाने की कारण उनके प्रेशर जरूर कई गुना बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। ADHD अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, अटेंशन डेफिसिट जो है वो बड़ों में भी है, और उसका एक बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग। अगर मैं टीवी भी देख रहा हूँ और साथ ही अब तो बच्चे एक साल की उम्र से गेम्स खेलना सीख जाते हैं, आईफोन तो पे हैं, आईफोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं, या वैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, और साथ ही साथ वो कुछ और भी काम कर रहे हैं, साथ साथ हेडफोन पे गाने भी सुन रहे हैं। मदर ने कहा कि अच्छा पढ़ लो, तो वो सामने किताब भी खोल के बैठे हुए हैं। तो उनकी एक्टिविटी में 3 या 4 प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक चीज पे उनकी अटेंशन पूरी नहीं होगी। ये एक बेसिक चीज है, लेकिन अगर बढ़ जाती है और हर सिचुएशन में होती है, मान लो वो बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, वो बच्चा किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहा और कार्टून भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि बाकी चीजों में उनकी अटेंशन बहुत कम है, लेकिन वो चीज जो कि उनको अच्छी लगती है उसमें उनकी अटेंशन पूरी है। बिल्कुल, आप पलक भी नहीं झपकते उनकी। स्कूल में अटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो अटेंशन है। घर में अटेंशन जब पेरेंट्स के साथ हैं तो नहीं है, टीचर आ गया तो है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन डेफिसिट। तो इसमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा सिवियरली हाइपर एक्टिव है, और इंसिडेंटली देखा जाता है कि बॉयज़ में गर्ल्स के मुकाबले में डबल पाया जाता है। कुछ शायद सोशल कारण है कि लड़कों को कहा जाता है कि तुम गेम्स खेलो, तुम ये करो, और उनको ज़्यादा इनकरेज किया जाता है ज़्यादा चीज़ें करने के लिए। लड़कियों को कहा जाता है अभी भी परिवारों में कि अच्छा तुम थोड़ा सा आराम से ज़िंदगी चलो, थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी घर की चीज़ें देख लो। तो उनको समय मिल पाता है अपनी अटेंशन को प्रॉपरली फोकस करने का। इट ऑल्सो हैज़ प्रोबेबली टू डू समथिंग विद फूड, कि कुछ ऐसे शायद स्पेशली आर्टिफिशियल एजेंट्स जो हैं, या जो हम कई तरह के प्रॉब्लमेटिक जो कि केमिकल्स डलते हैं फूड प्रोसेसिंग में या फूड को ग्रो करने में, तो उन सब का असर होता है। तो ADHD में ना तो वो पूरी तरह से अटेंशन कर पाते हैं, ना ही एक जगह पे बैठ पाते हैं। तो वो जो हाइपर एक्टिविटी है और अटेंशन नहीं है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो जितनी पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी सोशलाइजेशन करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। हमारे ही लाइफस्टाइल के कारण हमारे बच्चों की जिंदगियों में प्रॉब्लम है, और वो आज काफी पेरेंट्स समझ पा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देयर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी विडंबना है कि हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस लाइफस्टाइल को हम चेंज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ पा रहा कि हमारे किस वजह से वो बच्चों की कौन से ऐसे लाइफस्टाइल का हमारा एस्पेक्ट है जो हमारे बच्चों की प्रॉब्लम जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हम जब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ओके वी से वील स्लो डाउन, लेकिन उसमें कई बार हमें लगता है, ये फियर आ जाता है, तो हमारा बच्चे को हम कई सारी चीजों से वंचित करेंगे। बाकी सारे लोग जो पियर्स हैं वो सब कुछ तो वहां डाल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए इतना सब कुछ, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर वो और ही कहीं स्लो ना हो जाए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पैराडॉक्स, and parents are quite confused what to do. I think जैसे हम अपने लिए अब सीख रहे हैं कि we need to slow down,
आई थिंक उससे पहले हमें बच्चों के लिए भी थोड़ा सा स्लो डाउन उनको होने देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अभी वो संस्कार है नहीं, हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कहा कि इधर भी जाना है, फिर इस क्लास में भी जाना है, फिर इसमें भी जाना है, उसमें भी जाना है। लेट्स लुक एट आवर ओन चाइल्डहुड। हम तो गए नहीं, इतनी सारी क्लासेस में गए नहीं, लेकिन आज हम सब ने भी बहुत कुछ अचीव किया है, ये भी करेंगे और शायद हमारे से भी कई गुना ज्यादा करेंगे। हम ये तो सोचते नहीं ना कि हमने जो अचीव किया वो कुछ है। We are wanting the world for our child, actually. No, yes, we want the world for our child, but for the child to be able to achieve that world, what you have created for him, the child has to be strong. अगर आज आप उसकी सेहत का, लेट्स लुक एट इट फिजिकली, तो हमें समझ में आ जाएगा। आज अगर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो विल ही बी एबल टू अचीव द वर्ल्ड? नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रह जाएगी, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। तो आप फिर एक फिजिकली कमजोर व्यक्ति पर आप ये थोड़ी कहेंगे ही विल बी एबल टू अचीव द वर्ल्ड। यू विल से नहीं, ये थोड़ा सा कमजोर है तो ये इतना कर पाएगा। तो अगर हम फिजिकल हेल्थ का उतना ध्यान रखते हैं तो इमोशनल हेल्थ, and we're not talking of anybody who has any of these issues, we're saying normal, हर बच्चा needs to be emotionally strong। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उससे करवा रहे हैं, even if it is hobby, it's not studies, लेकिन ये क्लास फिर 3 से 4 यहाँ, फिर 4 से 5 वहाँ, फिर प्रेशर, फिर तुम वहाँ टाइम पे पहुंचे नहीं, फिर तुमने ये नहीं किया, परफॉर्मेंस एंजाइटी, फिर परफॉर्मेंस, फिर हर क्लास में कंपटीशन, फिर हर एक के साथ कंपैरिजन। तो आपने सीख तो 4-5 चीजें ली, हम भी, मुझे स्विमिंग भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, लेकिन सब करते करते इमोशनली I have become a little weaker. I, the child, has become. क्यों ना, मेरे पास पूरी जीवन है, स्विमिंग इसके बाद सीखेंगे, इसके बाद ये सीखेंगे, उसके बाद वो सीखेंगे। हम सब कुछ उनको अभी से क्यों कराना चाहते हैं? The other day I met a lady, the child is 1.5 years old. ऑलरेडी उनका तो एक बच्चों का जिम होता है आजकल, वो तो 8 महीने की एज से जाते हैं। It's called My Gym. And I was like, really, there's a gym? She said, yes, and my child enjoys it. I said, चलो ठीक है, वो जिम उनका बच्चों का बहुत ही फैंसी चीज है, एंड यू नो ठीक है, बट माई चाइल्ड लाइक्स गोइंग टू द जिम, ताकि उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन, बॉडी, माइंड, वो सब, एंड देन दे लाइक इट, क्योंकि वो बच्चा और बच्चों से फिर थोड़ा सा ज्यादा कर पाता है, अचीव कर पाता है, स्मार्टर लगता है, तो वो फिर और एक स्टिमुलेंट बन जाता है, और आई थिंक साइकी में चला जाता है कि जिम जाना जरूरी है, तो विच इज ऑल्सो ओके। लेकिन अब नाउ शी इज ऑलरेडी प्लानिंग कि मुझे प्ले स्कूल में तो खैर 1.5 साल की एज में भेज दिया, वो भी ठीक है, फिर उसके बाद मुझे इसको पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में भी भेजना है, मुझे इसको डांस भी करवाना है, मुझे इसको ये, आई सेड वो 1.5 साल का है, उसको तो अभी से तुम्हारी सारी फीलिंग कैच हो रही होगी कि उसको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। शी सेड नो, बट ही इज वेरी गुड, सो आई नीड टू डेवलप हिज। नाउ द चाइल्ड विल लर्न एवरीथिंग, लेकिन हाउ मच टोल इट विल टेक ऑन द माइंड अगर आप एक छोटे बच्चे से इस एज में ये सो वी नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस। और अपने जीवन को देखें, हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ आराम से करने दिया था, हम भी अपने बच्चों को आराम से करने दें, करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी सिचुएशनल जो चैलेंजेस है वो बढ़ते जाएंगे, वो घट नहीं सकते। सिचुएशनल चैलेंजेस बढ़ेंगे तो कोपिंग मैकेनिज्म पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। नेक्स्ट 20 इयर्स, जो बच्चा आज 1 साल का है, नेक्स्ट 20 इयर्स में अगर हम आज के बच्चों को कह रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस एंड व्हाटएवर प्रोफेशनल, तो नेक्स्ट 20 इयर्स में वो ज्यादा होने वाला है। तो 20 इयर्स बाद जो बच्चा होगा उसको आज के 20 साल के बच्चे से ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होगी टू कोप। लेकिन इफ वी गो एट दिस रेट तो हमारी यही तो गैप बढ़ रहा है ना, सिचुएशनल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ टू बी एबल टू फेस दैट चैलेंज वो घटती जा रही है। सो द गैप इज बिकमिंग वाइडर। 20 इयर्स पहले सिचुएशनल चैलेंज कम, इमोशनल स्ट्रेंथ ज्यादा। फिर ये वाली जनरेशन में आए, सिचुएशनल चैलेंज हमने कहा बढ़ गए, स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन प्रिपेयर फॉर 20 इयर्स डाउन द लाइन, उसमें चैलेंजेस, आज कहते ट्रैफिक इतना है, तो 20 इयर्स बाद क्या होगा? घटेगा नहीं, कंपटीशन घटेगा नहीं, कुछ भी नहीं घटने वाला है। तो चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो आई थिंक हर पेरेंट को आज से अपने वो 1 साल के बच्चे के साथ आज से स्टार्ट करना है कि आई नीड टू मेक माई चाइल्ड इमोशनली स्ट्रांग।
not best swimmer, best actor, best public speaker, best, sports person. No, I need to make my child emotionally strong. Then they'll send them to meditational classes. It's not necessary कि आपको meditation classes के लिए जाना है. This is also happening that they're sending them to those ashrams and वो which the child is not able to take. इसमें एक सबसे बड़ी जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम आती है वो है सेल्फ एस्टीम. What they may learn is कि I'm not good enough. I will only be good enough if I do this. If I have not done it well, then that means I'm not good enough. Now that doing well, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अब जो बच्चा एक बहुत छोटे से शहर में है, he may be brilliant, वो उस शहर में सबसे टॉप करेगा. अब वो 12वीं के बाद अगर बड़े कॉलेज में एक बड़ी सिटी में जाएगा, वहाँ भी क्या जो सब जगह से आए हैं उनके साथ उतना ही अच्छा होगा. फिर उसके बाद अगर वो IIT में जाएगा तो वहाँ पे तो क्रीम वाले आए हैं. तो हर बच्चे की अगर फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी, फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, जो कि आमतौर पे पेरेंट्स एंड जो अदर्स हैं अराउंड, एक बहुत शायद चेंज जो आया है कि जो अदर्स अराउंड हैं, जो कि कई बार ग्रैंड पेरेंट्स होते थे या दूसरे रिलेटिव्स होते थे, वो इस प्रोसेस को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते थे. अभी एक और चेंज आया है कि कुछ चीज़ें जो हमको एज अ पेरेंट नहीं मिली और अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को इतनी जल्दी इतना ज़्यादा दे दें कि हमारी अपनी कमियां पूरी हो जाए. पर वो कहीं ना कहीं बच्चे की नहीं, वो हम उनकी जिंदगी अपने थ्रू जी रहे हैं. तो उससे बच्चा हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट है to feel good, and that is not something good for the self-esteem. Like actually these are the real facts. Fair also. It's not fair to the child कि आप अपनी desires, अपनी ambitions को एक बच्चे के थ्रू fulfill करवाना चाहते हैं. How is it fair to the other parent? आज तो वक्त वो है कि अपनी desires आज भी किसी भी उम्र में है आप कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं. डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच. सिस्टर शिवानी, ओम शांति.